हेलो डियर, वेलकम टू द सॉल्यूशन हब। माय नेम इज सुनील सिंह। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स। इसका फर्स्ट लेक्चर है, ये मैक्सिमम 2-3 लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा। जो भी पीडीएफ नोट्स होगा वो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। सो मैकेनिकल प्रॉपर्टी किसी भी सॉलिड्स की होती क्या है? इनफैक्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स देखते हैं। सबसे पहले मैटर्स का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने 3 पार्ट्स में किया टू इजी द स्टडी ऑफ दीज। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। सॉलिड की क्या प्रॉपर्टी होती है? तो सॉलिड के क्या होता है, वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स रहता है, उसमें चेंज नहीं होता है। लिक्विड में क्या होता है, इसका वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन इसका शेप डिफरेंट होता है। डिफरेंट क्यों होता है कि जिस भी कंटेनर में इसको लिक्विड को हम लोग रखते हैं उसी का शेप जो है ऑब्टेन कर लेता है। और गैस क्या होता है, गैस का ना तो वॉल्यूम फिक्स रहता है ना तो उसका शेप फिक्स रहता है। ओके, सो गैस का जो है दोनों चीजें फिक्स नहीं रहती है। अब ये सब जो प्रॉपर्टी है, इसका शेप फिक्स रहता है, इसका वॉल्यूम फिक्स रहता है, किसी का वॉल्यूम डिफरेंट रहता है, किसी का शेप डिफरेंट रहता है। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक है, ये किस वजह से होती है? तो उसका जो एक रूट कॉज है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इंटर एटॉमिक फोर्स। इंटर एटॉमिक फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है ये हम लोग समझ लेते हैं। तो क्या होता है, कोई भी सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, इट मींस कोई भी मैटर हो, वो डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल एटम से मिलकर बना होता है। ठीक है, और जो एटम्स होता है वो कभी भी अपनी सिचुएशन, अपनी पोजीशन को फिक्स नहीं रखते हैं, वो आपस में मूवमेंट करते रहते हैं। जो भी एटॉमिक जो मूवमेंट करते हैं वो मेनली 3 टाइप्स ऑफ मोशन करते हैं। एक तो मूवमेंट होता है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन मीन्स अपनी पोजीशन के लेफ्ट और राइट और अप एंड डाउन मूवमेंट करते हैं, इट मीन सिंपल हॉरिजॉन्टल मोशन करते हैं। दूसरा होता है रोटेशन, वो अपनी पोजीशन के थ्रू इधर उधर जो रोटेट भी होते रहते हैं अपनी पोजीशन पे। और तीसरा होता है ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेशनल मीन्स कि रोटेशन भी होगा और मूवमेंट भी होगा, इधर उधर जो मूवमेंट भी होगा, रोटेशन भी होगा। तो ये तीनों टाइप का मूवमेंट जो है मेनली होता है सॉलिड्स के अंदर। और जो इंटरमॉलिक्यूलर एटम्स की जो पोजीशन होती है और उनके बीच लगने वाला जो फोर्सेस होते हैं, यही दोनों डिसाइड करते हैं कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, उस मैटर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी। और ये जो इनकी पोजीशन होती है एटम्स की, लेट सपोज ये जो है 2 एटम्स है, इनकी पोजीशन किसी मैटर ए में लेट सपोज r1 डिस्टेंस रहती है। यदि मैटर बी है, यदि तो इसमें मे भी डिस्टेंस जो है थोड़ी सी कम हो जाती है। तो डिफरेंट डिफरेंट मैटर में डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन होती है एटम्स की, और उनके बीच जो लगने वाला फोर्स है वो भी डिफरेंट होता है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो मैटर के अंदर एटम्स प्रेजेंट है उनके बीच फोर्सेस कौन से लगते हैं। तो जो फोर्सेस होते हैं, हम लोगों ने अभी जो प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था उसमें बोला था कि 2 यदि पॉइंट मासेस हैं जिसका मास m1 और m2 है, तो इनके बीच जो है एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ओके, सो पहला फोर्स जो होगा वो हमारा होगा ग्रेविटेशनल। और दूसरा फोर्स क्या होगा कि ये अभी 12th में आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। जब 2 चार्जेज एक दूसरे के पास रखे रहते हैं तो उनके बीच जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो दूसरा जो फोर्स होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जब हम पढ़ा रहे थे उसमें बताया था हमने कि ये बहुत वीक फोर्स होता है, और ये आप लोग 12th में पढ़ेंगे कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। तो वीक फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, तो ये वीकनेस बहुत कम होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है बिलियंस ऑफ टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो इसलिए हम लोग जो इफेक्टिव फोर्स मांगते हैं, इंटर एटॉमिक फोर्स जो होता है वो इफेक्टिवली इलेक्ट्रिकल फोर्स ही होता है। तो हम लोग इससे कंक्लूजन ये निकाल लेते हैं कि जो इंटर एटॉमिक फोर्स या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है वो इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है। क्लियर? अब देखते हैं ये इंटर एटॉमिक मॉलिक्यूलर कैसे फोर्स एक दूसरे पे लगाते हैं। तो यहां पे जो ये देख रहे हैं ये सब जो है एटम्स है, ब्लैक बॉल्स जो है वो एटम्स है, और इनके बीच जो फोर्स बाउंड है वो ये जो है स्प्रिंग के थ्रू जो है रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो 2 एटम्स के बीच एक स्प्रिंग के थ्रू जो है फोर्सेस लगते हैं। अब स्प्रिंग फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि जब भी हम स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो ये पुशिंग फोर्स जो है या रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करता है। इट मीन्स यदि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, फोर्स हमारा जो है 0 होता है, और एनर्जी क्या होगी, वो होगी हमारी मिनिमम। कुछ भी होगी लेकिन मिनिमम एनर्जी होगी। ठीक है, लेट सपोज इसकी पोजीशन को हम लोग
कंप्रेस कर दें। इट मीन्स इसकी पोजीशन को जो है हम लोग कम कर दें। जैसे ही इसकी पोजीशन कम होगी तो इन दोनों के बीच जो फोर्स होगा वो हो जाएगा हमारा रिपल्सिव, ठीक है। और कभी भी हम लोग जो रिपल्सिव फोर्स होता है उसको हम लोग लेते हैं पॉजिटिव, ठीक है। और एनर्जी क्या होगी, तो एनर्जी ऑब्वियस सी बात है इक्विलिब्रियम से तो ज्यादा ही होगी, ठीक है। अब क्या करें, इस पोजीशन को और हम लोग एक्सपेंड कर दें, स्प्रिंग को एक्सपेंड कर दें। तो क्या होगा, जैसे ही हम लोग स्प्रिंग को एक्सपेंड करेंगे, इट मींस स्प्रिंग के बीच का जो गैप है वो यदि हम लोग बढ़ा दें, उस केस में क्या होगा कि स्प्रिंग अपने आप को कंप्रेस करना चाहेगी, पुल करना चाहेगी। तो यहां पे जो फोर्स लगेगा वो होगा पुलिंग फोर्स। और पुलिंग फोर्स हमेशा क्या होता है, वो निगेटिव होता है। इट मींस पुलिंग फोर्स मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो निगेटिव होता है। तो जो एटम्स के बीच जो फोर्सेस लगता है वो वेरी करता है। जैसे ही इसकी डिस्टेंस हम लोग बढ़ाते हैं तो ये फोर्स पुलिंग फोर्स लगने लगता है, यदि डिस्टेंस कम होती है तो रिपल्सिव फोर्स लगने लगता है, और इक्विलिब्रियम पे कोई फोर्स नहीं लगता है, ठीक है। तो इस टाइप का इसका बिहेवियर होता है मैटर के अंदर एटम्स का। अब इसको तो है इसको जो है हम लोग थोड़ा सा ग्राफ से समझ लेते हैं। तो यहां पे देख रहे हैं फोर्स और एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के बीच में हमने जो है ग्राफ ड्रा किया है। तो यहां से लेकर के ये जो रिपल्सिव फोर्स है, ये वाला फोर्स को हम लोगों ने पॉजिटिव रिप्रेजेंट किया है। अभी जस्ट हमने बताया कि जो भी रिपल्सिव फोर्स होता है पॉजिटिव, और अट्रैक्टिव फोर्स जो है नेगेटिव होगा। इट मींस पॉजिटिव फोर्स कब लगता है, जब दोनों के बीच की डिस्टेंस कम होती है। इट मींस डिस्टेंस लेसर होती है, तो ये डिस्टेंस है यहां से। और एक पोजीशन होता है ये वाली पोजीशन, इस पोजीशन को हम लोग जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। यहां पे क्या होता है कि फोर्स की वैल्यू जो है सबसे मिनिमम होती है, ठीक है। सॉरी, फोर्स की वैल्यू यहां पे जो है 0 होती है, ठीक है। इस पोजीशन को हम लोग जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन करते हैं। और जिस पोजीशन पे फोर्स की वैल्यू 0 होगी उस पोजीशन पे एनर्जी की वैल्यू मिनिमम होगी। उसके बाद जो है बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाता है तो एनर्जी की वैल्यू जो है बहुत 0 हो जाती है और कोई फोर्स नहीं लगता है। सो आई होप ये इंटर एटॉमिक फोर्सेस समझ में आ गए होंगे, कैसे इंटर एटॉमिक फोर्सेस अप्लाई होते हैं किसी भी मैटर के अंदर एटम्स के बीच में, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड है, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग चैप्टर का स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक इलास्टिसिटी, ओके। सो इलास्टिसिटी कैसे जनरेट होती है, इसमें हम लोगों ने इंटर एटॉमिक फोर्सेस में देखा कि जो दो एटम्स हैं इसकी डिस्टेंस यदि बढ़ रही है तो अट्रैक्शन फोर्स अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, यदि डिस्टेंस कम हो रही है तो रिपेल करना, इक्विलिब्रियम पोजीशन को जो है मेंटेन करना चाह रहे हैं कोई भी एटम्स। और एटम्स डिफरेंट जो है मल्टीपल एटम्स होते हैं किसी भी मैटर के अंदर, बिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं किसी भी मैटर के अंदर। तो क्या होगा कि जैसे हम किसी भी सॉलिड या सॉलिड मटेरियल है उस पर हम यदि फोर्स अप्लाई करते हैं, लेट सपोज हमारी एक रॉड है, इस पे हमने क्या किया, बॉटम में एक जो है फोर्स अप्लाई किया। जैसे ही हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर के जो एटम्स होते हैं उनके बीच भी फोर्स लगता है, और ये जो पुलिंग फोर्स अप्लाई होता है तो इस फोर्स को अपोज करने के लिए जो अंदर इसके अंदर के एटम्स है वो इसके अगेंस्ट में एक फोर्स लगाना स्टार्ट कर देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टिव फोर्स। इस जो हमने फोर्स लगाया है उसके अगेंस्ट में जो फोर्स लगता है इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं रिएक्टिव फोर्स। तो जैसे ये फोर्स हम हटाते हैं तो ये अपनी पोजीशन को रीगेन कर लेता है। रीगेन क्यों कर देता है, क्योंकि इसके अंदर रिएक्टिव फोर्स जो है जनरेट हो गया था जब हमने फोर्स लगाया था, और जैसे ही हमने फोर्स हटाया तो रिएक्टिव फोर्स को क्या किया, उसको पुल करके अपनी एक्चुअल पोजीशन में ला दिया। इट मींस जितना भी हम लोग फोर्स लगाते हैं बाहर की तरफ से उसका मैग्नीट्यूड और रिएक्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। क्लियर। यदि सेम नहीं होता तो क्या होता है कि ये जो है या तो ब्रेक कर जाता है या टूट जाता है या बाहर चला जाता है, इसके मॉलिक्यूल्स बाहर चले जाते हैं, ठीक है। तो वही पोजीशन होती है ब्रेकेज की। जैसे हम फोर्स बढ़ाते जाए तो एक लिमिट के बाद रिएक्टिव फोर्स की लिमिट बढ़ना बंद हो जाती है, और क्या होता है जो भी रबर होता है वो ब्रेक कर जाता है, ठीक है। या फिर फिक्स पोजीशन में रहता है एक अप टू लिमिट तक, उसके बाद जो है एक्सटेंड नहीं करता है। उस पॉइंट पे क्या होता है, रिएक्टिव फोर्स और जो हमने फोर्स लगाया है वो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में ऑब्टेन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है, तो इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर होता है जिसकी वजह से यदि हम फोर्स लगाते हैं तो एक्सटेंड तो होता है, लेकिन आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स
अगेन अपनी एक्चुअल पोजीशन जो है ऑब्टेन कर लेता है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, तो इलास्टिसिटी की हम लोग डेफिनेशन, और एक और टर्म जो हम फोर्स ये लगाते हैं, इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं डिफॉर्मेशन फोर्स। ओके, तो इलास्टिसिटी की हम लोग डेफिनेशन नोट कर देते हैं। ठीक है, तो इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ड्यू टू विच अ मटेरियल रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन और ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड फ्रॉम इट। ठीक है, वो होती है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, उसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ये पर्टिकुलर जिस मटेरियल का कोई भी मैटर बना हुआ है उस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। क्योंकि हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा कि ये इलास्टिसिटी किसकी वजह से होती है, ड्यू टू इंटर एटॉमिक फोर्सेस की वजह से होती है। तो ये इंटर एटॉमिक फोर्सेस डिफरेंट मटेरियल के डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं। किसी मैटर में एटम्स की पोजीशन दूर दूर होगी, किसी एटम्स में नजदीक नजदीक होगी, किसी में ज्यादा फोर्स लगेगा, किसी में कम फोर्स लगेगा। तो ये मैटर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है। ठीक है, इसमें जो रिएक्टिव फोर्स है इसका क्या क्या काम होता है, तो रिएक्टिव फोर्स के दो पर्पज होते हैं, दो वर्क होते हैं रिएक्टिव फोर्सेस के। पहला तो ये काम होता है कि आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मेशन फोर्स उसकी एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन में हेल्प करता है। ठीक है, और सेकेंड जो इसका वर्क होता है कि जब कभी भी हम डिफॉर्मेशन फोर्स लगाते हैं तो उसका अपोज करके एक जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है मटेरियल की। ओके, तो ये दो वर्क होता है हम लोगों के रिएक्टिव फोर्सेस का। अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ टर्म जो यूज होते हैं, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, उस पर प्रोसीड करते हैं। तो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस एक फोर्स होता है जिसको हम लोग जो है सॉलिड स्टेट या लिक्विड या गैस किसी में भी जब हम लोग स्टडी करते हैं फोर्स को, इंटरनल प्रॉपर्टी के बिहेवियर को समझने के लिए, तो उसको हम लोग बोल देते हैं स्ट्रेस। तो स्ट्रेस एक टाइप का फोर्स होता है, जो इंटरनल फोर्स की बात कर रहे थे हम लोग, जो इंटरनली डेवलप हुआ था रिएक्टिव फोर्स, इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या होता है, ये जो है रिएक्टिव फोर्स ही होता है। और ये क्या होता है, स्ट्रेस जनरेटेड विद इन द मटेरियल होता है, मटेरियल के अंदर जनरेट होता है। और इसका रूट कॉज क्या होता है जनरेशन का, तो इंटर एटॉमिक फोर्सेस होते हैं। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो इक्वल टू द डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर होता है। क्लियर, तो ये हो गया हमारा स्ट्रेस। हम लोग एक एक्सपेरिमेंट से देखते हैं, एक सेम मटेरियल के दो बॉडी लेते हैं, एक बॉडी का जो एरिया कम है, दूसरी बॉडी का एरिया ज्यादा है। अब क्या करते हैं, दोनों पे सेम फोर्सेस हम लोग लगा रहे हैं, तो जिस बॉडी का एरिया कम है उसमें एक्सटेंशन हम लोग देखते हैं कि ज्यादा होता है। ये ऑब्वियस बात है, डे टू डे लाइफ में होता है। जिसका एरिया ज्यादा है उसमें एक्सटेंशन जो है या एक्सपेंशन कम होता है। तो क्या होता है कि इस मटेरियल, लेकिन दोनों का मटेरियल सेम है, तो क्या होगा कि डिफरेंट पर्सन डिफरेंट शेप के मटेरियल ले लेते हैं, तो बोलते हैं कि भाई हमारे मटेरियल के लिए ये स्ट्रेस हो जाएगा, हमारे मटेरियल के लिए ये स्ट्रेस हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए स्ट्रेस को क्या कर दिया गया, रिएक्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया बोल दिया गया। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो शेप है उस पर डिपेंड नहीं करेगा स्ट्रेस, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो रिएक्टिव फोर्स को क्या कर दिया गया, रिएक्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया बोल दिया गया। अब क्या होगा, पर यूनिट एरिया बोलने से कि शेप उसका कोई भी हो, चाहे थीन हो या थिक हो, उस पे जो पर यूनिट फोर्स एरिया जो जनरेट होगा, पर यूनिट रिएक्टिव फोर्स जो जनरेट होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो स्ट्रेस को हम लोग बोलते हैं रिएक्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं स्ट्रेन क्या होता है। तो क्या करते हैं हम लोग, जब भी कोई फोर्स लगाते हैं तो किसी भी बॉडी में डिफॉर्मेशन हो जाता है, इट मीन्स उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। स्ट्रेन को डिफाइन करने के लिए क्या बोला गया कि जो एक्चुअल चेंज हुआ वो और क्या एक्चुअल शेप था वो, उसका रेशियो को हम लोग बोलेंगे स्ट्रेन। तो स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो स्ट्रेन कई तरीके के हो सकते हैं। तो पहला जो स्ट्रेन हो जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होगा, तो कभी भी एक्सपेंशन जो होता है रॉड में, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या, स्ट्रेस क्या हो जाएगा, द रेशियो ऑफ चेंज इन द लेंथ
टू द एक्चुअल लेंथ। डेफिनेशन तो वही रहेगी। तो एक्चुअल लेंथ क्या है, चेंज इन लेंथ क्या है, डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की क्या होती है, कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी, नो यूनिट, क्योंकि ये क्या है, ये रेशियो है, दो लेंथ का रेशियो है। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन एक्चुअल चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई एक्चुअल लेंथ, ये होगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। एक और चीज यहां पे ध्यान देने वाली बात होती है, जिससे हमारे पास एक थिन रॉड है, तो उसको जब भी हम फोर्स लगाते हैं उसमें एक्सपेंशन होता है, तो इसकी जो विड्थ है, विड्थ ये थोड़ा सा थिन हो जाती है, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम जो होता है हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो थोड़ा सा विड्थ कम होगी तो लेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, यदि हम लोग इसको इस साइड से फोर्स लगाएंगे तो थिकनेस कम होगी, विड्थ बढ़ जाएगी। तो इसी वजह से कभी भी क्या होता है कि जब भी हम लोग एक स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है कि उसमें रॉड में एक्सपेंशन होता है, जिसकी वजह से थिकनेस जो है कम हो जाती है, वो थिन हो जाती है बॉडी, जिसकी वजह से जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस के बाद नेक्स्ट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या बल्क स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की भी डेफिनेशन वही रहेंगे, चेंज इन वॉल्यूम टू द एक्चुअल वॉल्यूम, इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या बल्क स्ट्रेन। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी। ठीक है, वेयर वी इज द ओरिजिनल वॉल्यूम और डेल्टा वी इज द चेंज इन वॉल्यूम। इसका एक एग्जांपल ये है कि हम लोग जैसे बलून में हवा फिल करते हैं अंदर से, तो क्या होता है, इसका शेप जो पहले था वही शेप वॉल्यूम बढ़ने के बाद भी रहता है, इसके शेप में कोई चेंज नहीं होता, केवल वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यदि शेप में चेंज हो जाता तो वो अलग तरीके का स्ट्रेन होता है। ठीक है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि जब भी वॉल्यूम में चेंज होगा तो इक्वल चेंज होगा सारे वॉल्यूम में, उसका शेप में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इस टाइप के जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होती है उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या बल्क स्ट्रेन। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, शेप में जो है, लेकिन वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन में क्या था, वहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट रह रहा था, शेप चेंज हो जा रहा था। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में शेप अनचेंज रहेगा, केवल वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। ठीक है, और एक थर्ड तरीके का भी स्ट्रेन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेन क्या होता है, तो लेट सपोज हमारे पास एक जो है ये प्लेट है, ठीक है, और ये इसका ग्राउंड पे जो है ये फिक्स है, मूव नहीं कर सकती, और यहाँ पे हमने क्या किया, एक फोर्स लगा दिया। ये फोर्स क्या होता है, हमारा लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स होता है, ये फोर्स जो है हॉरिजॉन्टली अप्लाई होता है। ठीक है, तो क्या होगा कि इसका जो पोजीशन है वो यहां से चेंज होकर के यहां पे पहुंच जाएगी, ये न्यू पोजीशन हो जाएगी। तो इसके बीच जो एंगल का डिफॉर्मेशन है वो होता है थीटा। तो शेयर स्ट्रेन को हम लोग बोलते हैं थीटा। थीटा इज द शेयर स्ट्रेन। इट मींस कितना डिग्री का जो है डिफॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, इस टाइप के जो स्ट्रेन होते हैं शेयर स्ट्रेन। और थीटा को जो है हम लोग और भी बोल सकते हैं, इसका फार्मूला होता है आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस। तो यदि इसमें डिफॉर्मेशन यदि डी ले लें हम लोग और इसकी लेंथ जो है एल ले लें, तो जो थीटा हो जाएगा वो, इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे आर्क समझ सकते हैं, बहुत स्मॉल डिफॉर्मेशन होता है, इसको आर्क हम लोग सपोज कर सकते हैं। तो आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस, ये होता है शियर स्ट्रेन का फॉर्मूला। ठीक है, इसकी भी कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि ये भी जो है रेशियो है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक पोजीशन को फिक्स रखते हैं, दूसरे पोजीशन पे हम लोग फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं शेयर स्ट्रेन। आई होप ये स्ट्रेन का तीनों पोर्शन समझ में आ गए होंगे, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या बल्क स्ट्रेन और शेयर स्ट्रेन। अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं मटेरियल के जो है इलास्टिक और प्लास्टिक मटेरियल क्या होते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इलास्टिसिटी क्या होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच वो अपना ओरिजिनल पोजीशन ऑब्टेन करता है। परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल क्या होगा, तो ऐसा मटेरियल जिसमें यदि हम लोग डिफॉर्मेशन फोर्स को रिमूव कर दें तो अपनी एक्चुअल पोजीशन को ऑब्टेन कर लेगा, उसमें कुछ भी डिफॉर्मेशन नहीं रह जाएगा, परफेक्टली एक्चुअल या ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन कर लेगा, उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल। ठीक है,
तो आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स परफेक्टली ऑब्टेन द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। यहां पे हमने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन बोला है क्योंकि क्या होगा, वॉल्यूम में भी चेंज हो सकता है, उसकी लेंथ में भी चेंज हो सकता है, और शियर स्ट्रेन जब अप्लाई, शियर स्ट्रेन का केस होगा तो उसके शेप में भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल वो होता है जिसमें हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव कर दें तो ओरिजिनल परफेक्टली ऑब्टेन कर लेता है ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल। अब दूसरा मटेरियल होता है परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल। तो ऐसा मटेरियल जिसपे हम लोग फोर्स लगाएं तो उसका शेप चेंज हो जाए, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए, लेकिन फोर्स रिमूव कर दें तो अपनी एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन न कर पाए। जिस पोजीशन से हमने फोर्स हटाया वही पोजीशन एज इट इज रह जाए, उस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन, उस टाइप के मटेरियल को हम लोग बोलते हैं परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल। इट मींस, ठीक है, डू नॉट ऑब्टेन एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी बॉडी परफेक्टली इलास्टिक नहीं हो सकता और कोई भी बॉडी परफेक्टली प्लास्टिक नहीं हो सकता। ठीक है, जो भी बॉडी है, जो भी मटेरियल है, जो भी मैटर है, वो इन दोनों के बीच में लाई करता है। जैसे हम लोग एक गीला आटा ले लेते हैं, उस पर जैसे हम लोग फोर्स अप्लाई करके छोड़ देते हैं तो उसका शेप में जो है यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता। ये जो शेप है, ये जो शेप है, इसके शेप में कोई चेंज नहीं होता है, उसका शेप जैसा है वैसा ही बना रहता है। तो ये इस बॉडी को हम लोग बोल सकते हैं ये जो है प्लास्टिक मटेरियल है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास एक रबर बैंड है, उसको हम लोग एक्सटेंड किया, जैसे छोड़ा वो एक्चुअल पोजीशन को आ जाता है। तो ये जो मटेरियल है, जिस मटेरियल से रबर बना है, उसको हम लोग बोलते हैं ये जो है इलास्टिक मटेरियल है, ये जो है इलास्टिक। ठीक है, तो ऐसा ही आप लोग एग्जांपल जो है डे टू डे लाइफ में देख सकते हैं, कौन मटेरियल इलास्टिक होगा, कौन मटेरियल प्लास्टिक होगा। कोई भी मटेरियल परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस जस्ट हमने बताया, तो रिएक्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया इज स्ट्रेस। ठीक है, तो जैसे हमारा स्ट्रेंथ तीन कैटेगरी का था, पहला स्ट्रेंथ था कि यदि लेंथ में चेंज हो जाए, दूसरा वॉल्यूम में चेंज हो जाए, और तीसरा जो है उसके शेप कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो जाए, शेप में चेंज हो जाए। वैसे ही स्ट्रेस भी तीन तरीके का होता है। ऐसा फोर्स जिसकी वजह से लेंथ में चेंज हो जाए उसको लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, ऐसा फोर्स जिसकी वजह से वॉल्यूम में चेंज हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या बल्क स्ट्रेस, और ऐसा फोर्स जिसकी वजह से शेप में चेंज हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो स्ट्रेस भी थ्री टाइप्स का हो जाएगा। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, इसकी यूनिट जो हो जाएगी वो हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको हम लोग बोलते हैं पास्कल भी। ठीक है, इसको पास्कल भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस की ये जो है यूनिट हो जाएगी, ये इसका स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस को हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, तो ऐसा फोर्स विच काज इनटू द मैटर टू एक्सटेंड द लेंथ ऑफ द मैटर। ठीक है, तो ऐसा फोर्स जिसकी वजह से मैटर के लेंथ में चेंज हो जाता है, किसी मैटर की जो बॉडी होती है उसके लेंथ में चेंज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का फार्मूला हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। तो यहाँ पे एरिया कौन सा होगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि ये जो एरिया है, इस एरिया को हम लोग कंसीडर करते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये जो होता है वो होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्लियर, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस में क्या होगा, फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द जो भी है मैटर। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं बल्क स्ट्रेस। बल्क स्ट्रेस या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, तो ये भी फोर्स पर यूनिट एरिया होगा। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया। इट मीन जो बलून वाला एग्जांपल हमने लिया था, इस बलून में क्या हो रहा है, जो इंटरनली फोर्स जनरेट हो रहा है, इस वॉल्यूम में इंटरनली फोर्स चारों तरफ ऐसे लग रहा है, तभी इसमें जो है एक्सपेंशन हो गया वॉल्यूम में, क्योंकि हमने हवा भरी, हवा जो है चारों तरफ फोर्स लगाती है। तो ये जो फोर्स है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ये जो मान लीजिए यूनिट एरिया है, यहाँ पे जितना फोर्स लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे बल्क स्ट्रेस या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या बल्क स्ट्रेस। अब लास्ट जो होता है वो शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस क्या होता है, तो शियर स्ट्रेस वही शियर स्ट्रेन जो हमने बढ़ा कि कॉन्फ़िगरेशन में उसकी पोजीशन और सब कुछ वही रहता है, केवल शेप में चेंज हो जाता है बॉडी के। उसको जैसे हमने पुश कर दिया था, ये वाला फिगर ले लेते हैं,
तो यहाँ पे जो फोर्स लगा था ये पर्टिकुलर जो है ऊपर लगा है, किसी पर्टिकुलर एरिया पे लगा है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको बोल देते हैं हम लोग शेयर स्ट्रेस, ठीक है। तो आई होप ये तीनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे, शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये मेनली इलेक्ट्रिकल फोर्सेस होते हैं। अब हम लोग आज का लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, हुक्स लॉ। इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर पे, नेक्स्ट लेक्चर पे प्रोसीड करेंगे। तो हुक्स लॉ क्या होता है? हुक्स लॉ बहुत ही सिंपल लॉ है। हुक्स लॉ बोलता है कि किसी भी बॉडी में जितना हम लोग फोर्स लगाएंगे उतना उसमें एक्सपेंशन होगा, ठीक है। इट मीन्स हुक्स लॉ बोलता है कि जितना भी हम लोग फोर्स लगाएंगे, इट मीन जितना भी हम लोग स्ट्रेस लगाएंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा। स्ट्रेन क्या होता है? एक्चुअल और चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ, या चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाय एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन। तो हुक्स लॉ यही बोलता है कि जितना भी हम लोग फोर्स लगाएंगे, फोर्स एक टाइप का स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेस जो भी लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, ठीक है। ये बोलता है हुक्स लॉ। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन होती है। वो लिमिटेशन कैसे डिसाइड होती है? वो यंग मॉडुलस ऑफ द मटेरियल बताता है, ठीक है। किसी भी मैटर का यंग मॉडुलस क्या होता है वो बताता है, वो अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो हुक्स लॉ का लिमिटेशन देखेंगे और इस पे न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे और यंग मॉडुलस वगैरह देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स डियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।